और सीआईडी वालों की मौजूदगी का भी इम्कान सिफर होता है। अब वो दिल में यही दुआ मांग रहा था कि ये गाड़ी सिर्फ ग्वालियर तक ही न जा रही हो। गाड़ी की रफ्तार वैसे ही धीमी थी जिस रफ्तार से वो चली आ रही थी। खुदा जाने उसके इंजन में कोई खराबी थी या उसके ड्राइवर को हिदायत की गई थी कि ग्वालियर स्टेशन के करीब पहुंचकर रफ्तार को आहिस्ता कर दे। मालगाड़ी की रफ्तार से शेरखान अंदाजा लगाने लगा था कि ये गाड़ी ग्वालियर के स्टेशन पर रुकती है या नहीं, मगर उसे कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। मालगाड़ी उसी एक रफ्तार से चली जा रही थी, ना वो तेज हुई ना हल्की। ग्वालियर का स्टेशन करीब आता जा रहा था। शेरखान बांस के गट्ठों के पीछे छुपकर बैठ गया। मालगाड़ी रेलवे यार्ड में दाखिल हो गई। रेल की पटरियों पर से गाड़ी के पहियों के क्रॉस करने की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। उसके साथ ही रेलवे यार्ड के खंभों पर चलते मरकजी लैंपों की रोशनी भी डिब्बों के अंदर आने लगी। काफी देर तक गाड़ी यार्ड में बिछी हुई रेल की पटरियों पर से गुजरती रही। फिर डिब्बे में बहुत सी रोशनियां पड़ने लगीं। मालगाड़ी ग्वालियर के स्टेशन के करीब से गुजर रही थी। गाड़ी की रफ्तार वैसी की वैसी ही थी, वो मध्यम नहीं हो रही थी। इससे शेरखान को हौसला हुआ कि ट्रेन ग्वालियर से गुजर जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। मालगाड़ी की रफ्तार मजीद कम होना शुरू हो गई थी। अब डिब्बे के दरवाजे में से रोशनियां अंदर से होकर नहीं गुजर रही थी। शेरखान उठकर दरवाजे में आ गया। उसने देखा कि गाड़ी रेलवे स्टेशन के शुमाली यार्ड में से गुजर रही थी और उसकी रफ्तार से अंदाजा हो रहा था कि वो यार्ड में अपने मखसूस प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी होने वाली है। शेरखान सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। पहले उसे ख्याल आया कि मालगाड़ी के डिब्बे के अंदर ही बांस के गट्ठों के पीछे छुपकर बैठा रहे। मालगाड़ी ज्यादा देर तो वहां रुकेगी नहीं। फिर ख्याल आया कि हो सकता है कि ये गाड़ी सिर्फ ग्वालियर तक ही आ रही हो और जब गाड़ी रुके तो मजदूर अंदर से बांस के गट्ठे उतार में आ जाएं और उसे देख लें। आखिर उसने यही फैसला किया कि गाड़ी के रुकते ही उसे डिब्बे से छलांग लगाकर उतर जाना चाहिए और किसी जगह छुपकर गाड़ी के दोबारा चलने का इंतजार करना चाहिए। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक इंजन ने ऊपर तले 2-3 बार सीटी दी। गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। शेरखान खुश हुआ कि ट्रेन जहां नहीं रुकेगी आगे निकल जाएगी और यूं वो खतरे के इलाके से दूर ही दूर होता चला जाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। मालगाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गई और वो ग्वालियर के स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई। ग्वालियर के बाद अगला बड़ा स्टेशन आगरा था, जिसके दरमियान धौलपुर का स्टेशन आता था। धौलपुर भी ग्वालियर से काफी फासले पर था। शेरखान ने सोच लिया था कि अगर ये ट्रेन सिर्फ धौलपुर तक ही जाएगी, जिसका इम्कान नहीं था, तो फिर भी वो ग्वालियर से काफी आगे निकल चुका होगा और वहां से आगरा और दिल्ली पहुंचने का कोई ना कोई इंतजाम करेगा। शेरखान 3 कपड़ों में था। जेब में एक पैसा भी नहीं था। जो कुछ था वो हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने ग्वालियर के पुलिस स्टेशन में रखवा लिया था, मगर शेरखान को उसकी फिक्र नहीं थी। फिक्र अगर थी तो सिर्फ ये थी कि कहीं वो अपनी किसी गलती से दोबारा पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए, इसलिए उसे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी। मालगाड़ी की एक नपी तुली रफ्तार होती है, वो उस रफ्तार पर जा रही थी। अभी आधी रात भी नहीं गुजरी थी। इसका अंदाजा शेरखान ने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखकर लगा लिया। धौलपुर तक कई छोटे छोटे स्टेशन आए और गुजर गए। धौलपुर बड़ा शहर था। काफी देर के बाद उस शहर की रोशनियां नजर आना शुरू हो गईं। मालगाड़ी धौलपुर को भी पीछे छोड़कर निकल गई। अब आगे आगरे का मशहूर तारीखी शहर था। आगरा भी आ गया। ट्रेन आगरा स्टेशन पर भी ना रुकी। शेरखान समझ गया कि गाड़ी अब दिल्ली पहुंचकर ही रुकेगी। ये उसके लिए उम्मीद अफजा बात थी। वो बांसों के गट्ठे के पीछे बैठा सोचता रहा कि दिल्ली पहुंचने के बाद उसे क्या करना चाहिए। दिल्ली में मुजाहिदीन की तंजीम के आदमी जरूर थे, मगर उनका शेरखान को इल्म नहीं था। काफी सोच विचार के बाद शेरखान ने दिल में एक मंसूबा बना लिया था। मित्रा के स्टेशन के यार्ड में ट्रेन कुछ देर के लिए रुक गई। शायद इंजन पानी वगैरह ले रहा था। शेरखान डिब्बे के अंदर ही छुपा रहा। मालगाड़ी ने वहां काफी देर लगा दी, फिर कहीं जाकर आगे रवाना हुई। अब वो चलती चली गई। रात ढल चुकी थी और आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा था कि गाड़ी दिल्ली के मज़ाफ़ात में दाखिल हुई। दिल्ली बड़ा जंक्शन था। मालगाड़ी ने रुकते रुकते भी आधा घंटा लगा दिया। उस वक्त तक सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। गाड़ी एक बहुत बड़े शेड के बाहर खाली प्लेटफॉर्म पर आकर ठहर गई। शेरखान जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया और बाहर झांक कर देखा। उस वक्त वहां करीब करीब कोई आदमी नहीं था। शेरखान चुपके से डिब्बे से उतरा और दौड़कर सामने लगे तारों के जंगले में से गुजरकर दूसरी तरफ यार्ड की दीवार के साथ साथ चलने लगा। एक जगह से उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया और वो बाहर सड़क पर आ गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि कम से कम दिल्ली खैरियत से पहुंच गया है। अब यहाँ से उसे आगे जम्मू कश्मीर जाना था। ये अपनी जगह पर एक अलग मुश्किल मरहला था। मुश्किल इस वजह से था कि शेरखान की जेब खाली थी। न बस का किराया था, न रेल का किराया था और रेल में बगैर टिकट सफर करने में पकड़े जाने का खतरा था। दिल्ली शहर की सड़कों पर बेपनाह ट्रैफिक रवां दवां थी। ये शहर भारत का दारुल हुकूमत था। इसकी आबादी में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ था। जिंदगी बेहद तेज हो गई थी। कमांडो शेरखान कुछ दूर तक तो सड़क के किनारे किनारे चलता रहा। जब सामने बड़ा चौक आ गया तो वो एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक उसे सरदार लाहौरी सिंह का ख्याल आया। सरदार लाहौरी सिंह का ताल्लुक भारत में खालिस्तान की तहरीक के अहम कारकुनों में से था।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। और कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर भी काम करता था। दिल्ली में एक बार शेर खान की उससे मुलाकात हो चुकी थी। ये मुलाकात एक गुरुद्वारे में हुई थी। उस गुरुद्वारे का शेर खान को इल्म था कि वो दिल्ली में किसी जगह वाक़ है। इस वक्त सरदार लाहौरी सिंह ही उसके काम आ सकता था। शेर खान उठा और उस इलाके की तरफ चल पड़ा जहाँ गुरुद्वारा था। इस गुरुद्वारे का महल वकू हम मसलहतन सीग़ाए राज में ही रखना चाहते हैं और ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो दिल्ली के किस इलाके में था। बहरहाल वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर था। शेर खान की जेब खाली थी। वो रिक्शा टैक्सी पर नहीं जा सकता था, पैदल ही चल पड़ा। उसे गुरुद्वारे में पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया। गुरुद्वारे को देखते ही उसने पहचान लिया कि ये वही गुरुद्वारा है। उस वक्त गुरुद्वारे के अंदर पवित्र गुरबानी का पाठ हो रहा था। शेर खान ने जूते उतार कर एक जगह पाँव धोए और गुरुद्वारे के सहन में चलकर इधर उधर देखने लगा। उसे एक जगह एक सिख सेवादार दिखाई दिया जो फर्श धो रहा था। शेर खान ने उसके पास जाकर सत श्री अकाल कहा और सरदार लाहौरी सिंह के बारे में पूछा। सिख सेवादार ने मशकूक निगाहों से शेर खान को देखा और बोला, तुम्हें लाहौरी सिंह से क्या काम है? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? शेर खान ने कहा, मैं उसका दोस्त हूँ और उससे मिलना बड़ा जरूरी है। फिक्र न करो, मैं सीआईडी का आदमी नहीं। सेवादार ने एक चौबारे की तरफ इशारा करके कहा, वहां चले जाओ। शेर खान बरामदे में आकर चौबारे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर दरवाजा बंद था। अंदर से 2 आदमियों के बातें करने की आवाज आ रही थी। शेर खान ने आहिस्ता से दस्तक दी। आदमियों की बातें करने की आवाज बंद हो गई। किसी ने पूछा, कौन है भाई? शेर खान ने आवाज पहचान ली। ये सरदार लाहौरी सिंह की आवाज थी। शेर खान ने कहा, मैं हूँ सरदार जी, शेर खान। दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया। सामने सरदार लाहौरी सिंह खड़ा था। शेर खान को देखते ही बोला, मेरा शेर खान यार, कहाँ से आ गया? भाई वाह। दोनों बाजू खोलकर उसने शेर खान को गले लगाया। फिर उसे अंदर कमरे में ले आया। छोटा सा कमरा था, एक चारपाई बिछी हुई थी। लाहौरी सिंह ने अपने आदमी को रुखसत करते हुए कहा, भूपिंदर सिंह, नीचे जाते हुए सेवादार को ऊपर भेज दो। भूपिंदर सिंह यानी दूसरा सरदार चला गया। लाहौरी सिंह ने बड़े गौर से शेर खान का जायजा लिया और बोला, शेर खान खैर तो है? इस वक्त अचानक कैसे और कहां से आ गए? शेर खान ने कहा, बड़ी लंबी कहानी है। सरदार लाहौरी सिंह ऐसा आदमी था कि उस पर शेर खान एतमाद कर सकता था। उसने उसे मुख्तसर करके सारी रुएदाद सुना दी। लाहौरी सिंह बेख्तियार बोला, शाबाश शेर जवान, शाबाश। इतने में सेवादार ऊपर आ गया। लाहौरी सिंह ने उसे कहा, जल्दी से 2 आदमियों के लिए चाय और गरम गरम पूड़ियां ले आओ। उसके बाद दोनों इनकलाबी दोस्त बातें करने लगे। शेर खान ने लाहौरी सिंह को रोहितगढ़ के डैम की तबाही के बारे में कुछ न बताया। बस उसे यही कहा था कि वो और शाहिद अली एक खास मिशन पर गए थे कि दोनों पकड़े गए। शाहिद अली का कुछ पता नहीं था कि झांसी में है या पुलिस उसे कहाँ ले गई है। बस मैं किसी न किसी तरह फरार होकर यहाँ पहुंच गया हूँ और अब मुझे वापस कश्मीर जाना है। लाहौरी सिंह ने कहा, इसका इंतजाम हो जाएगा। तुम सबसे पहले ऐसा करो कि जब तक चाय पूरी नहीं आती, उतरी देर में ये सामने गुसल खाना है, अंदर जाकर नहाओ, मेरे कपड़े तुम्हें आ जाएंगे, कपड़े बदल लो। शेर खान ने गुसल किया। उसके बाद लाहौरी सिंह की धुली हुई पतलून और कमीज पहनी और ताज़ा दम होकर उसके सामने बैठ गया। शेर खान की कलाइयों का दर्द अब काफी हद तक खत्म हो चुका था। सेवादार नाश्ता ले आया। दोनों दोस्तों ने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद लाहौरी सिंह ने कहा, जब तक तुम मेरे पास गुरुद्वारे में हो तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बाकी रहा जम्मू जाने का मसला, तो उसके लिए ऐसा है कि रात के वक्त दिल्ली से फ्रंटियर मेल पंजाब की तरफ जाती है। वो तुम्हें मुंह अंधेरे अमृतसर पहुंचा देगी। नाभा से लेकर जालिंधर तक सीआईडी जगह जगह मौजूद होती है। जहां तुम बिल्कुल ना उतरना, सीधा अमृतसर जाकर उतरना। अमृतसर से तुम्हें जम्मू की लारी मिल जाएगी। मैं खुद तुम्हें अमृतसर तक छोड़ा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरा 24 घंटे दिल्ली में रहना जरूरी है। रात को लाहौरी सिंह खुद शेर खान को फ्रंटियर मेल पर चढ़ाने उसके साथ गया। दिल्ली से अमृतसर का टिकट वो खुद खरीद कर लाया था। उसके अलावा उसने शेर खान को जरूरी अखराजात के लिए 200 रुपये अलग से दिए। जब तक फ्रंटियर मेल दिल्ली स्टेशन पर रही, लाहौरी सिंह भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहा। फ्रंटियर मेल सारी रात चलती रही। जब नाभ का स्टेशन आया तो वो फट चुकी थी। शेर खान जाग रहा था। वो डिब्बे में बर्थ पर ही लेटा रहा। नाभा से जालिंधर तक का इलाका बड़ा हसास इलाका था, क्योंकि यहाँ से जम्मू को ट्रेन भी जाती थी और लारियां भी आती जाती रहती थीं। ट्रेन जालिंधर से भी खैरियत के साथ गुजर गई। अमृतसर के स्टेशन पर शेर खान उतर गया और सर झुकाए, लेकिन चारों तरफ से खबरदार होकर खामोशी से स्टेशन से बाहर आ गया। वो जम्मू जाने वाली लारियों के अड्डे पर आ गया, जहां से वो एक लारी में सवार होकर जम्मू की तरफ रवाना हो गया। मुजाहिद शाहिद अली को झांसी से गिरफ्तार किया गया था और झांसी के तले में ले जाया गया था। वहां उससे बाकायदा पूछगिछ शुरू हो गई। उसे हर किस्म की अजियत का निशाना बनाया गया, लेकिन शाहिद अली ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने ये तस्लीम कर लिया कि वो सपेरा नहीं है।
कश्मीरी मुजाहिद है मगर उसका रोहित डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं। इंटेलिजेंस के चीफ ने पूछा, अगर तुम्हारा डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम झांसी में सपेरे का फेस बदल बदल कर क्या कर रहे थे? शाहिद अली ने कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने मुंबई गया हुआ था। वापस कश्मीर के लिए रवाना होने लगा तो सुना कि रोहितगढ़ के डैम को उड़ा दिया गया है। मुझे मालूम था कि पुलिस ने अंधाधुंध पकड़ धकड़ शुरू कर दी होगी और जिस पर जरा सा भी शक पड़ा उसे कश्मीरी मुजाहिद समझकर पकड़ लेगी। बस इस ख्याल से मैंने सपेरों वाला हुलिया बनाया और बम्बई से चल पड़ा। लेकिन झांसी के इंटेलिजेंस चीफ ने शाहिद अली के बयान पर बिल्कुल यकीन न किया। जब उसे ये खबर मिली कि ग्वालियर में भी एक मुजाहिद पकड़ा गया है तो उसको पक्का यकीन हो गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद शाहिद अली का ताल्लुक इस गिरोह से है जिसने रोहित डैम को तबाह बर्बाद करके भारत की इंटेलिजेंस की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने शाहिद अली के गिर्द सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए और उसे फौरन नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के सबसे बदनाम और खौफनाक टॉर्चर सेंटर में पहुंचा दिया। नजीबाबाद के पत्थरगढ़ तले के टॉर्चर सेल का इंचार्ज इंटेलिजेंस का DIG गोपाल कालीकर एक मरहट्टा था जो वहां काले जल्लाद के नाम से मशहूर था। भारी भरकम गोपाल कालीकर का रंग काला था और वो अजियतें दे देकर कई बेगुनाह मुल्जिमों को हलाक कर चुका था। उसके नज़दीक किसी मुश्तबा मुल्जिम को अजियतें देकर हलाक करना ऐसा ही था जैसे कोई किसी मक्खी को मसल दे। बड़ा संगदिल और बेरहम आदमी था। उसके टॉर्चर करने का तरीका ऐसा भयानक और तकलीफदेह होता था कि जिस बेचारे ने कोई जुर्म न भी किया होता वो भी घबरा कर इकबाल जुर्म कर लेता। शाहिद अली को इसी काले जल्लाद गोपाल कालीकर के हवाले कर दिया गया और उसे ऊपर से हुक्म दिया गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद का ताल्लुक रोहित डैम तबाह करने वाली कमांडो पार्टी से है। चुनाचे इससे हर हालत में इसके गिरोह के दूसरे लोगों का अता पता मालूम किया जाए। काले जल्लाद कालीकर ने पहले ही दिन मुजाहिद शाहिद अली को जंजीरों से बांधकर इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया और उसे शाम को होश आया। होश आने के बाद काले जल्लाद ने शाहिद अली से बाकायदा पूछगिछ शुरू कर दी। कहने लगा, मैं किस किस्म का जल्लाद हूँ इसका नमूना मैंने तुम्हें दिखा दिया है, लेकिन जो मैंने सिर्फ अपने हाथ खोलने के लिए किया है। असल ड्रामा बाद में शुरू होगा। तुम्हारी जान सिर्फ इस सूरत में बच सकती है कि चुपके से मुझे अपने साथियों के नाम और पते बता दो कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। अगर तुमने ये सब कुछ बता दिया तो मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस किस्म की बातें शाहिद अली के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने कमांडो मिशन के दौरान वो बदकिस्मती से या अपनी किसी गलती से पकड़ा गया था तो उसके साथ भारत के हुकूमत खानों में ऐसा ही वहशियाना सलूक होता रहा था। चुनाचे शाहिद अली ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिद जरूर हूँ लेकिन मैं कश्मीर के महाज पर भारतीय फौज से लड़ता हूँ। भारत के दूसरे शहरों में धमाके करना मेरा काम नहीं है, इसलिए मेरा रोहितगढ़ डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन गोपाल कालीकर जल्लाद भला कैसे यकीन कर लेता। उसने शाहिद अली पर अजियत के नित नए वहशियाना तरीके आजमाने शुरू कर दिए। ऊपर से अगर कालीकर जल्लाद को यह हिदायत न मिलती कि इस कश्मीरी मुजाहिद को मारना नहीं है बल्कि आखिरी दम तक इससे इसके साथियों का पता जलाने की कोशिश करनी है, तो कालीकर शाहिद अली को पहली रात ही अजियत देकर मार चुका होता। नजीबाबाद के किले पत्थरगढ़ के बारे में हम ये बताते चलें कि ये किला इसी इलाके की एक सरकश भाट कौम के डाकुओं की वजह से बहुत मशहूर रह चुका था। किसी जमाने में सुल्ताना डाकू ने भी इस पुराने तले को अपनी आमाजगाह बना रखा था। बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और आजकल वहाँ सूबे की इंटेलिजेंस पुलिस ने अपना खास इंटरोगेशन सेंटर बनाया हुआ था और मरहट्टा DIG इंटेलिजेंस इस अजियतगाह का इंचार्ज था, जहाँ उन खतरनाक मुल्जिमों को लाया जाता था जो हर किस्म की अजियत बर्दाश्त कर जाते मगर जबान न खोलते थे। किला पत्थरगढ़ के करीब ही वो जंगल था जिसका शुमार इंडिया के खौफनाक और खतरनाक जंगलों में होता था। सुल्ताना डाकू तो अब नहीं रहा था लेकिन उसका एक शागिर्द बिरजू भाट कत्लो हारत और डाका जनी के बाद अक्सर इस जंगल में रूपोश हो जाया करता था। इस जंगल में उसने पुलिस से बचने के लिए अपने कई खुफिया ठिकाने बनाए हुए थे। सुल्तान डाकू की तरह डाकू बिरजू भाट के भी इलाके में बड़ी दहशत थी और पुलिस भी उसका मुकाबला करने से कतराती थी। ये इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त शाहिद अली को पूछगिछ के लिए किला पत्थरगढ़ में लाया गया था तो इस किले में इन दिनों डाकू बिरजू भाट के गिरोह का एक डाकू भी पुलिस ने पकड़कर बंद कर रखा था और जल्लाद गोपाल कालीकर उससे भी पूछगिछ कर रहा था कि बिरजू डाकू का खुफिया डेरा जंगल में कहाँ पर है। इस डाकू बिरजू भाट के साथी का नाम रामदत्त था। किले की जिस कोठरी में मुजाहिद शाहिद अली को कैद किया गया था उसके साथ वाली कोठरी में बिरजू डाकू का साथी रामदत्त भी बंद था। वो कोठरी जहाँ पूछगिछ के दौरान तशद्दुद किया जाता था वहां से कुछ फासले पर किले के मशरकी हिस्से में थी। पहले ही दिन जब शाहिद अली को जल्लाद कालीकर ने अंधाधुंध पीटने के बाद बेहोशी की हालत में उसकी कोठरी में फेंक दिया तो 1-1.5 घंटे बाद जब शाहिद अली अपने होशो हवास में आया तो साथ वाली कोठरी से कराहने और जल्लाद कालीकर को गालियां देने की आवाज आ रही थी। ये बिरजू डाकू का साथी रामदत्त था जिस पर तशद्दुद के बाद उसे उसकी कोठरी में लाकर डाल दिया गया था। शाहिद अली के साथ ही साथ डाकू रामदत्त पर भी तशद्दुद और पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया।
शाहिद अली हर किस्म का अजियतनाक तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा, मगर उसने अपनी जबान बंद रखी। दूसरी तरफ डाकू रामदत्त का बुरा हाल था। उसे तरह तरह की अजियतें देने के बाद जब कोठरी में लाकर डाल दिया जाता तो वो देर तक कराहता रहता और पुलिस इंचार्ज गोपाल कालीकर को गालियां देता रहता। इस तरह 2 दिन और 2 रातें गुजर गईं।